नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं मृत्युंजय खींची, प्रवक्ता इतिहास। विद्यार्थियों, जो पिछले वीडियो में हमने 18वीं सदी के भारत की बात की थी, 18वीं सदी के मध्य भारत हमारा मेन टॉपिक यह था और इसके बाद में हमने सब टॉपिक के रूप में पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने सबसे पहले बात की थी पोर्तुगीज़ या पुर्तगाली की। इसके पश्चात आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों डच या हॉलैंड। डच या हॉलैंड विशेष बात यह है कि 1602 में डचों ने भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से एक संगठन तैयार किया। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों 1602 में भारत में व्यापार करने हेतु एक संगठन तैयार किया। इस संगठन का नाम विद्यार्थियों रखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों 1583 में जॉन हुएंगा लिंकोटन नामक एक डच यात्री 1583 में गोवा आया और पूर्वी जगत का जो व्यापार है, उस समुद्री यात्राएं हैं, उस पर पुस्तक लिखी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका दूसरा नाम वेरिंगिदे ओस्ट इंडेशिया कंपनी या नाम है वेरिंगिदे ओस्ट इंडेशिया, ओस्ट इंडिशे कंपनी। ये कहीं नाम आपको जो है मैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ ले तो ध्यान रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है, की स्थापना हुई। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्ष हेतु भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया, ठीक है। और विद्यार्थियों भारत इस अधिकार दिया, इसमें युद्ध और संधि करने और किला बनाने और भारत को जीतने का अधिकार भी
शामिल था। भारत में शीघ्र ही डच कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। डच कंपनी ने शीघ्र ही मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। चूँकि हमने पिछले वीडियो में ही देखा है कि जो पुर्तगाली हैं वह काली मिर्चों से उन्होंने या ब्लैक पेपर से उन्होंने अत्यधिक मुनाफा कमाया है, इसीलिए डच कंपनी जो है इसका भी जो है पूरा कंसंट्रेशन जो है वह मसाला व्यापार में और स्पेशली ब्लैक पेपर या काली मिर्चों पर था। कि डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च और मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। डच कंपनी का उद्देश्य डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च एवं मसाला व्यापार पर एकाधिकार करना था। विद्यार्थियों 1604 में डच जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। डच जहाजी बेड़ा जो है यहाँ आगे हम देखते हैं कि 1604 में डच जहाजी बेड़ा कालीकट पहुंचा। नाम अगर देखेंगे तो पुर्तगालियों में भी आपको यही नाम देखने को मिल रहा था। डचों की नाविक शक्ति जो है समृद्ध थी। उन्होंने मछलीपट्टनम, पेट्टापोली और पुलिकट आदि स्थानों पर व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति को समाप्त किया और डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्वी एशिया के जो द्वीप है उनके साथ में व्यापार करना था। तो जाहिर सी बात है कि पहले एक कंपनी आ चुकी है और वो कंपनी जो है वो मसालों से अत्यधिक लाभ कमा रही है, तो अब जो दूसरी आने वाली कंपनी है वह भी मसालों से लाभ कमाना चाहेगी। ठीक है। और भारत उनके व्यापारिक मार्ग की एक कड़ी था, अतः उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। इसके अलावा वे अंग्रेजों की शक्ति का सामना भी नहीं कर पाए। ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे जो है वह अंग्रेजों ने डचों को हुगली, नागपट्टनम आदि स्थानों से खदेड़ दिया। तो आप अगर बात करेंगे तो पुर्तगालियों से संघर्ष में तो विजयी रहे हैं और लेकिन अंग्रेजों से पराजित हो गए। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायेलाना और मसाला द्वीप इंडोनेशिया जो है ये ले लिया और मसाला द्वीप इंडोनेशिया से हटकर प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैक्टीरिया नामक नगर की स्थापना की और 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का और 1658 में श्रीलंका भी जीत लिया। तो पहले इंडोनेशिया, फिर जकार्ता, फिर मलक्का और फिर जो है श्रीलंका, इन स्थानों पर, क्योंकि ये जो है वो डेट्स आपके कोई काम की नहीं है, इसीलिए इन डेट्स पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। भारत में डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कंपनी की स्थापना की है। अगर कंपटीशन में प्रश्न पूछते हैं तो यह जरूर प्रश्न बनता है कि 1605 में प्रथम डच कंपनी की स्थापना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम
या मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कंपनी की स्थापना की। पहला प्रश्न आपके सामने महत्वपूर्ण यह है, भारत में पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग के अलावा किसी भी डच कंपनी की किलेबंदी नहीं की गई और पुलिकट में 1610 में फैक्ट्री स्थापना के लिए डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर लिया। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो डेट्स है वो यह है कि 1610 ईस्वी में डचों ने पुलिकट में फैक्ट्री स्थापना के लिए चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। और ऐसा भी जो है जानकारी मिलती है कि पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण पेगोड़े या सिक्के ढाले हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा डचों की अन्य भारत में स्थापित कोठियों की बात करते हैं तो पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616, मिमलीपट्टनम, कारिकल, चिंसुरा और कोचीन, ये जो हैं ये जानकारी मिलती है। लेकिन विद्यार्थियों, विशेष बात यह है कि इन जानकारी में कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जो कि आपको इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं कि डच भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र, रेशम और शीशा और अफीम बाहर भेजते थे। तो अगर डचों के साथ में अगर व्यापार की बात करेंगे तो यही लिखेंगे नील, शोरा, सूती वस्त्र। नील, शोरा, सूती वस्त्र, शीशा और अफीम। ये है जो वे वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं का जो है निर्यात करते थे, बाहर बेचते थे। भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को ही है। अगर वस्त्र निर्यात की बात करते हैं तो भारत में अगर छोटा अगर टॉप जो है बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं, भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को है। अगर आपको कहीं छोटा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ ले तो आपको यहाँ पर डचों का जिक्र करना है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों को अधिक महत्व दिया और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की गई। तो इसके बाद में अगर जो डेट काम की है
1627 में बंगाल में कहाँ? पीपली में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद में ये देखते हैं कि शीघ्र ही पीपली जगह बालासोर और उसके बाद में 1690 में पुलिकट के स्थान पर नेकपट्टनम कोरोमंडल तट जो है वो डचों का प्रमुख केंद्र बन गया। डच फैक्ट्री यो के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री जो है उसके फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में हुगली के निकट बेदारा के युद्ध में डचों को, तो अंग्रेजों के साथ में डचों का संघर्ष हुआ है। अगर बात करते हैं तो महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है आप लोगों के लिए कि 1759 ईस्वी में हुगली के निकट बेंदारा नाम जो है, ध्यान में रखिएगा, के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और इसीलिए जो है अगर महत्वपूर्ण व्यापारिक कंपनी के रूप में उभर कर कोई आई तो वह अंग्रेज निकल कर आए, जिन्होंने जो है फ्रांसीसियों से संघर्ष किया और फ्रांसीसियों को जो है वो पराजित कर दिया और डचों को जो है वो पराजित किया और पुर्तगालियों को भी उन्होंने जो है सीमित कर दिया। तो अंग्रेजों से जब डच पराजित हुए तो उन्होंने समझौता किया और समझौते के अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने और नई सैनिक भर्ती और किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। तो इस प्रकार डचों का प्रभाव भी भारत में समाप्त हो गया। तो विद्यार्थियों, यह दूसरी यूरोपीय कंपनी थी जो कि भारत के अंदर इतने बड़े पैमाने पर नहीं पनपी। इसका मुख्य रीज़न जो है वह यह रहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने जो है इनका विस्तार रोक दिया। मुख्य बातें जो हैं वह मैंने आपको बताई हैं कि यूरोपीय कंपनी में पुर्तगालियों के बाद में आने वाले लोग डच हैं या हॉलैंड के लोगों को डच कहते हैं, जो भारत में वस्त्र उद्योग को जो है बहुत ही महत्व दे रहे हैं। सूती वस्त्र जो भारत की बहुत ही प्रमुख उत्पादित वस्तु है, जिसे कपास के रूप में जो है उत्पादित करते हैं। 1602 में ये एक संगठन के रूप में स्थापित होते हैं। वेरिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है भारत में व्यापार करते हैं। 21 वर्ष का इनके पास में जो है समय है और इस समय के अंदर जो है मसाला व्यापार पर अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है यह व्यापार करते हैं और काली मिर्च और मसाले पर एकाधिकार करना चाहते हैं। और उसके पश्चात जो है इनके कुछ संघर्ष है, उस संघर्ष में अंतिम संघर्ष में अंग्रेजों से यह पराजित हो जाते हैं। इस पराजय के पश्चात जो है इनका जो विस्तार है या प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके पश्चात जो है वो अंग्रेज या फ्रांसीसी कंपनी को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हम इन वीडियो के माध्यम से आपको जो है यह जो परिस्थितियां हैं, जो 18वीं सदी की परिस्थितियां हैं, जिनमें औरंगजेब के पश्चात मुग़लों का पतन और मुग़लों के पतन के पश्चात जो है यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव,
भारत जो है वह किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों का जो है यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। इसके पश्चात जो है मराठों की जो दशा पानीपत में हुई, उसके पश्चात उनका विस्तार रुका और अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे किस प्रकार बढ़ा, ये नेक्स्ट वीडियो में या आगे के वीडियो में देखेंगे। आज केवल इतना ही। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आ रहा हो तो अपने सहपाठियों से भी इसकी चर्चा करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। उम्मीद करता हूँ आप जो है साथ साथ में लिख भी रहे हैं, ठीक है। पुराना जो है वह साथ साथ में लिखें, पढ़ें, याद करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।